पत्रकार वार्ता में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। ये कहें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसे हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 40 सालों के बाद पुनः होने जा रही है। इससे पूर्व 1982 में 1982 में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हुई थी और आज अभी 2022 में पुनः ये बैठक होने वाली है। ये बैठक सरस्वती विद्या मंदिर जो अपना हिम रश्मि परिसर है विकास नगर में, उसमें 27 से लेकर के 29 मई 2022 तक संपन्न होगी और इस बैठक में पूरे देश भर से 468 विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि पूरे देश भर से आएंगे और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद जो एक छात्र संगठन है नेपाल का, वहां के प्रतिनिधि भी इस बैठक में आने वाले हैं। देखने के लिए एक ऑब्जर्वर के तौर पर वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। ये राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक या जिसे हम नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं, एबीवीपी की ये बैठक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है क्योंकि इस मीटिंग में हम अपने पूरे एक जो विद्यार्थी परिषद का ईयर होता है वो ईयर हम इसमें क्लोज करते हैं और अगले पूरे एक आगामी वर्ष की योजना बनाते हैं। तो ये जो शिमला में बैठक होने जा रही है ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक बैठक होगी क्योंकि ये वर्ष एबीवीपी की स्थापना का 75वां वर्ष है। ये एक स्वर्णिम काल है विद्यार्थी परिषद के लिए। तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75वें वर्ष की जो योजना है वो पूरी योजना एबीवीपी अपने इस जो 3 दिवसीय बैठक शिमला में होने वाली है उसमें विद्यार्थी परिषद करेगी। ऐसे ही 25 तारीख को यानी कि कल 25 मई को एबीवीपी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक CWC यानी कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी शिमला में होगी और ऐसे ही 26 को जो एबीवीपी के अलग अलग आयाम हैं यानी कि जो हम एनवायरमेंट की फील्ड में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के नाम से काम करते हैं, सेवा के लिए स्टूडेंट फॉर सेवा के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में थिंक इंडिया के नाम से, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एग्रीविजन के नाम से, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जिज्ञासा के नाम से और मेडिविजन के नाम से हम काम करते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके के एबीवीपी के आयाम हैं। तो उन आयामों में भी एक वर्ष तक आगे आने वाले वर्षों में क्या योजनाएं होनी है, वो क्या करने वाले हैं, इसके संबंध में भी 26 को पूरे दिन भर की बैठक होगी और शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह होना है जिसमें आप सब लोगों को भी मैं आमंत्रित करती हूं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के और विशेषता अपने शिमला के जो आम नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को नागरिक वहां पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। हमारे बाकी विद्यार्थी परिषद के जितने भी ये 468 जितने भी प्रतिनिधि आने वाले हैं वो सभी प्रतिनिधि उस नागरिक अभिनंदन समारोह में एकत्रित होंगे। तो ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि नागालैंड के प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे, तमिलनाडु के जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो भी इस बैठक में होने वाले हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र से पूरे बात करें तो भारत के कोने कोने से यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता इस बैठक में एकत्रित होने के लिए आएंगे। ये जो बैठक 3 दिन की चलने वाली है, इस बैठक में कुछ रेजोल्यूशंस भी पास किए जाएंगे। तो बेसिकली 4 रेजोल्यूशंस आने वाले हैं इस अपनी एनईसी में। अभी वो आपके सामने वो रेजोल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अभी मीटिंग्स वगैरह होंगी और उसके बाद उसमें कुछ करेक्शंस के बाद वो पास होंगे, तब हम आपको वो प्रोवाइड करा पाएंगे। पर एक जानकारी के नाते से कि कुछ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए रेजोल्यूशंस होंगे, तो कुछ जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है पूरे देश भर का उसके बारे में भी होगा अपना एक रेजोल्यूशन। और ऐसे ही आज स्वावलंबी भारत हमारा बने, हम वोकल फॉर लोकल भी हों और ज्यादा से ज्यादा जो हम अपनी उद्यमिता है उसको बढ़ावा दे सकें, उस दृष्टि से क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या मार्ग खुल सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी अपना एक रेजोल्यूशन आने वाला है। ये एक हमारी इस 3 दिन की जो एनईसी होने वाली है इसमें एक विशेष रूप से भाषण भी होने वाला है जिसमें AICTE के जो डायरेक्टर हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके डायरेक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी वो यहाँ पर आएंगे और स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान इस विषय पर उनका भाषण भी होने वाला है, विशेष भाषण, जिसके माध्यम से जो पूरे देश भर के यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता आने वाले हैं उनको एक स्वावलंबी भारत बनाने के लिए दिशा भी मिल सके।
इस दृष्टि से भी भाषण वहां पर रखा गया है। और बाद में पूरे पिछले वर्ष की समीक्षा, क्योंकि पिछला वर्ष भारत की स्वाधीनता के 75वां वर्ष था, तो उसमें हमने प्रोग्राम्स डिसाइड किए थे, कुछ सुनिश्चित किए थे, उनके अलग अलग लेवल पर हमने काम किया है। हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से जो ज्ञात अज्ञात हुतात्मा सर्वेक्षण किया गया, और जो हिमाचल प्रदेश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अभी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने का काम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, और एक शोध जो एबीवीपी का आयाम है जो रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में काम करता है, उनकी पूरी टीम ने हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के वो सर्वेक्षण किया है। तो उन सारी ही बातों की समीक्षा, यानी कि भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा, और एबीवीपी का 75 वर्ष शुरू होने वाले हैं, तो उनकी योजना, इस पूरे अपनी 3 दिवसीय जो एबीवीपी की बैठक होने वाली है उसमें हम करने वाले हैं। तो ये कुछ हमारे एनईसी के बारे में जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। आगे कुछ ऐड करना है तो राकेश, सिद्धार्थ हमारे बीच में है, आप ऐड कर सकते हैं, वरना फिर प्रश्न हम आमंत्रित करेंगे। कुछ ऐड करना? ये बैठक में पूर्वोत्तर से भी लगभग 15 जो हमारा अपेक्षित लोग हैं सभी लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों का भी हिमाचल प्रदेश में सब लोग स्वागत किया है। तो पूर्वोत्तर से भी इस बार काफ़ी संख्या में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मतलब बस अनऑफिशियल के नाते से कि अपने चूंकि नॉर्थ ईस्ट के भी अलग, नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट्स हैं हमारे, वहां से भी डेलीगेट्स आने वाले हैं, और ऐसे ही साउथ से भी आ रहे हैं। तो अगर आप में से मीडिया के बंधु या हमारी जो दीदी लोग हैं, बहनें हैं, आप में से किसी को भी अगर कुछ उन स्टेट्स के बारे में जानना है, कुछ वहां के बारे में कुछ आपको न्यूज कवर करनी है, कोई स्टैंड आपको जानना है, तो वहां पे आप बैठक के बीच में ब्रेक में आकर के आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वहां के जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी समझा जा सकता है वहां पर। तो अगर आप में से अभी किसी के कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्न आमंत्रित है। अभी आपने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी जो उनके बारे में भी यहाँ पर कहा जाएगा। एबीवीपी यहाँ पर हिमाचल में जाकर जो है परिवारों से मिली भी है, ऐसे कितने परिवार है जो, हाँ, उनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे जिनके बारे में नहीं प्रॉपर्ली जानकर, और आपके जरिए जो जानकारी मिली। जी, जो हमारा शोध आयाम यहाँ चलता है, शोध आयाम के तहत जो है वो एबीवीपी हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये अभियान लिया था कि जो ज्ञात अज्ञात हैं हम उनके तक पहुँचे। तो जो हमारे जितने भी जिला हैं, हमने हर जिला से सूची तैयार की थी, और हर जिला को ये काम दिया गया था कि जितने भी हमारे लोग वहाँ पे हैं जो ज्ञात अज्ञात में आते हैं, या जिनके बारे में सूचना नहीं है, या जिनके बारे में कहीं भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता या हमें जानने को नहीं मिलता, हम उनके बारे में पता करें। तो ऐसी हमारी लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के घरों की और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची बनी थी, और हमने लगभग उस आंकड़े को जो है वो छुआ भी है। लेकिन उसके तहत हमने एक यहाँ पे रिच पे ही गेयटी थिएटर में कार्यक्रम कराया था, जिसमें हमारे बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अभी भी जीवित हैं वो वहाँ आए थे, और उन्हें हमने सम्मानित करने का काम भी किया था। क्या ऐसे कारण रहे आपने कहा कि भारत के डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर प्रतिनिधि आने वाले हैं, लेकिन दृष्टि क्या रहेगी? राष्ट्रवाद की दृष्टि से सूचनाओं का अवलोकन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, या फिर सर्वांगीण विकास का मुद्दा रहेगा स्टूडेंट से रिलेटेड? जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक विषय जो लिया गया है कि स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान, तो एक तो उस विषय पर कि कैसे हम भारत को स्वावलंबी बना सकते हैं, और जो हमारा युवा है, देश का युवा, वो जॉब सीकर ना होकर के जॉब क्रिएटर कैसे बने, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। साथ ही जो एबीवीपी को हम कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एबीवीपी की आगामी मेंबरशिप कितनी होगी आगे आने वाले वर्ष में, एबीवीपी की यूनिट्स कैसे बनेंगी, उनके ऊपर भी पूरा डिस्कशन होगा। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो 75 ईयर्स की हमने बात करी थी, तो उसमें जो एक गांव एक तिरंगा अभियान जो अपना चला, उसके बारे में भी है, जहां पर पूरे देश भर के गांव में जाकर के 1 लाख से अधिक स्थानों पर तिरंगा लहराया था विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने। ऐसे ही ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं का जो सर्वेक्षण किया देश भर में अलग अलग स्थानों पर, तो उनके बारे में भी जानकारी यहाँ पर सभी लोग रखेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के मुद्दों से संबंधित जो आज के समय में शिक्षा संबंधी जो विषय पूरे देश भर में चल रहे हैं, उनके बारे में भी अपनी इस मीटिंग में डिस्कशन होता है, वो भी होगा। जो करंट सिनेरियो जो बन रहा है देश भर का, उसके बारे में भी बात होगी। तो बेसिकली वर्तमान के मुद्दे क्या है, शिक्षा संबंधी मुद्दे क्या है, युवा स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं, और उसमें उनका योगदान देश को आगे बढ़ाने में क्या हो सकता है, तो इन सारे ही विषयों को लेकर के अपनी बैठक की जाएगी। एक एडिशनल पॉइंट है जो मैंने 26 को शाम को जो नागरिक अभिनंदन समारोह होगा, उसमें मुख्य अतिथि के नाते यहाँ के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी उपस्थित रहने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी उस कार्यक्रम
कार्यक्रम में आए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगी। पिछले कल मैं आपका उद्बोधन सुन रहा था। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ विषय को लेकर एक उद्बोधन दे रही थी। 75 वर्ष विद्यार्थी परिषद को होने वाले हैं। 75 वर्षों से इतिहास की छेड़खानी का ये विषय तो उठ रहा है, परंतु उसमें सकारात्मक दृष्टि से कुछ विचार लग नहीं रहा है। कितने राज्यों में आप अभी तक सकारात्मक दृष्टि से इतिहास बदल पाए हैं? देखिए, इतिहास बदलना और इतिहास लिखना ये विद्यार्थी परिषद का काम नहीं है। विद्यार्थी परिषद इतिहास बनाती है अपने कार्यों के माध्यम से। परंतु जो अभी तक हिस्ट्री हमारे देश की पढ़ाई जाती रही, जिस तरीके का एक पूरे देश भर में माहौल बनाया जाता रहा कि देश को स्वाधीनता एकमात्र परिवार ने दिलाई, ये बार बार देश के नागरिकों को बार बार यह एहसास कराया जाता रहा। तो आज उन सब बातों से उबरने की आवश्यकता, और विद्यार्थी परिषद उसी में कंट्रीब्यूट कर रही है। किस नाते से? ज्ञात अज्ञात हुतात्मा सर्वेक्षण के माध्यम से, ताकि हम ये समझ पाए कि देश को स्वाधीन कराने में उन गुमनाम लोगों का भी योगदान रहा है, जिनकी चर्चा आज तक भारत के वैश्विक पटल पर या भारत की हिस्ट्री की बुक्स में हुई ही नहीं है। जिस तरीके से सिर्फ भारत की हिस्ट्री को मुगल पीरियड के सेंट्रिक करके रख दिया गया है, तो भारत के प्राचीन इतिहास को भी समझने की आवश्यकता है। जो एक हिस्ट्री के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि भारत में स्थापत्य तो सिर्फ एकमात्र मुगलों ने दिया, तो वो भी आज आवश्यकता है वो समझने की। तो इसलिए जरूरी है कि जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी आए। अगर रिसेंट का उदाहरण लेंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, तो 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, वो एक आज जब द कश्मीर फाइल्स मूवी आती है तब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी कुछ घटना कश्मीर में हुई थी। तो आवश्यकता है कि हम अपनी चीजों को रिक्लेम कर सकें। जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज तक वैश्विक पटल पर नहीं आ पाए हैं, भारत के युवाओं को जिन अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, उन सारे फैक्ट्स के बारे में देश का यूथ जान सके। इसलिए हिस्ट्री को पुनर्लेखन कहें या फिर ये कहें कि सत्य को सामने लाने की आवश्यकता है, और इसलिए विद्यार्थी परिषद बात कर रहा है। क्या ये माना जाए कि आज तक जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखे गए, हिस्टोरिकल बुक्स लिखी गई, एविडेंस लाए गए, क्या वो गलत हैं? ये मानते हैं विद्यार्थी परिषद? किस तरीके के एविडेंस की हम बात करेंगे? अगर हमें आज तक ये पढ़ाया गया कि सिकंदर महान था, तो जिस सिकंदर को घुटनों पर पोरस ने टिकाया, तो वो क्या था? हमें तो हिस्ट्री में यही बताया जाता रहा, बॉलीवुड के गानों ने यही बताया कि सिकंदर महान था। हम कहावतों में पढ़ते रहे, जो जीता वही सिकंदर। पर सिकंदर ने पोरस के आगे घुटने टेके, और जो सिकंदर पूरे विश्व को जीतने की इच्छा लेके आया था, वो भारत से ही वापस क्यों चला गया? ये हमें आज तक हिस्ट्री में पढ़ाया जाता रहा। तो ये बात कब करेंगे हम? इसीलिए विद्यार्थी परिषद कह रहा है कि फैक्ट्स के साथ में बात करने की आवश्यकता है। हम झूठ पढ़ाया जाता रहा कि मतलब अगर संस्कृत के बारे में बात करें, तो आज जिस लैंग्वेज के बारे में आज अभी गूगल ने भी गूगल ट्रांसलेट में संस्कृत को लिया है, तो अभी तक बताया जाता रहा संस्कृत मृत भाषा है, संस्कृत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर भारत में आप मैकाले का जो स्टेटमेंट है हाउस ऑफ कॉमन्स का, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि भारत में इतने गुरुकुल हैं। तो हम सबको जिस तरीके से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ करके देश के आगे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, और उसका कारण भी ये था कि देश के युवाओं में किस तरीके से हीन भावनाएं, तो जो हम आज प्राउड से कहते हैं ना कि हाँ हम भारत के रहने वाले हैं, तो पहले तो मुंह लटका करके बोले जी हाँ भारत के ही रहने वाले हैं। तो वो आप समर्थन करिए कि हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाना चाहिए। रिक्रिएट की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिक्रिएट की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो सच है वो सामने आना चाहिए। हम कुछ नया रचने की बात नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद कुछ नया रचने, नया लिखने की बात नहीं कर रही है। जो फैक्ट्स है, जो इस देश की सच्चाई है, हम सिर्फ उसको बाहर लाने की बात कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी का सोर्स आपके पास में आपके टेक्स्ट है, आपके पास में आपके टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब आप क्या बोलेंगे कि जो वाम मानसिकता से प्रेरित जो हिस्टोरियंस हैं, आप उनकी बुक को आप ऑथेंटिक मानेंगे क्या? किसी ने वेद का एक रेफरेंस लिया और वेद का रेफरेंस लेकर के कह दिया कि वेदों में गाय खाना कहा गया है, बल्कि वहां पर गाय का अर्थ, वहां पर जो गौ शब्द है वो पृथ्वी के लिए प्रयोग हुआ है, तो आप उनको हिस्टोरिकल मानेंगे, प्रमाण मानेंगे, या फिर निरुक्त में जो गौ की परिभाषा दी गई है, जो गौ के अर्थ बताए गए हैं, आप उसको फैक्ट मानेंगे? तो इसलिए आपके पास में ऑलरेडी प्रमाण है। हमको सिर्फ जरूरत है अपने पुराने टेक्स्ट की तरफ वापस मुड़ के देखने की। हम उनकी तरफ मुड़ के देखेंगे, हमें हमारे टेक्स्ट खुद सामने मिल करके आएंगे। एक और भी बात सामने आती है कि जब भी आप किसी धरने प्रदर्शन में जाते हैं, आप विद्यार्थियों से पूछते हैं कि एग्जैक्टली किसी भी छात्र संगठन की विचारधारा क्या है, तो कई विद्यार्थी बता नहीं पाते। तो क्या माने कि जितने भी छात्र संगठन, ये बात सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नहीं है, तो क्या माने छात्र संगठन मात्र भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं क्या? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाई। आप आम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं की बात करते हैं?
नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को क्लियर है कि वो किस संगठन में काम कर रहे हैं और वो जिस संगठन में कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण है और वो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? शिक्षा जगत में काम करते हुए उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। शिक्षा जगत में काम करते हुए जितने भी बाधक तत्व होंगे उनका निवारण करने के लिए एबीवीपी आगे आएगी और उनका निवारण कर भी रही है। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को हमारा एजेंडा क्लियर है कि एबीवीपी को क्या है। जी धन्यवाद।